ओके सो ये मैं कुछ स्लाइड्स बनाई हुई हैं, उनको मैं शेयर कर देता हूँ। अब ये थोड़ा सा इशू ये है कि आप दोनों में से इंशरा इज रिलेटिवली न्यू और सिद्रा का कुछ एक्सपीरियंस है। तो सिद्रा, प्लीज बी अ लिटिल पेशेंट बिकॉज इंशरा क्योंकि इज कम्प्लीटली न्यू। तो मैं बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा। तो सिद्रा, प्लीज बी अ लिटिल पेशेंट, ठीक है? या ठीक है। तो इंशरा, आप ये बताएं, आपको कोई आइडिया है कीवर्ड रिसर्च के वॉल्यूम और कीवर्ड डिफिकल्टी का? Not really. ओके, सो बेसिकली आप जब बेसिकली कीवर्ड्स क्या होते हैं कि आप जब गूगल पर सर्च कर रहे होते हैं तो व्हाटएवर यू टाइप, यू नो दैट्स द द कीवर्ड एंड Mhm. keyword search. So for example, if we put in जैसे सेमरश का मैंने ये एक स्लाइड लिया हुआ है, तो इफ वी पुट इन डॉग फूड, ठीक है ना? तो ये आपको नजर आ रहे हैं डॉग फूड के? जी, जी, नजर आ रहे हैं। हाँ, तो ठीक है ना। तो ये तो बेसिकली SEORT ये है कि अगर आपका वेबसाइट है एनीथिंग रिलेटेड टू डॉग फूड, व्हाट यू वांट इज कि आप अगर अगर आप इसका बिजनेस कर रहे हैं तो आप यू वांट टू कम इन द टॉप टॉप 3, ठीक है ना? जो ये आ रहे हैं, ठीक है ना? और ये हर ऑनलाइन बिजनेस का कुछ ऊपर स्पॉन्सर्ड आते हैं, वो पेड होते हैं गूगल एड्स के थ्रू। बट जो ऑर्गेनिक हैं, ये जो टॉप आ रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि पेट्स वन, पेटको, दराज, ठीक है ना? बिकॉज वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तान का ही दे रहा है। तो SEO हम्म, इज द आर्ट के आपके वेबसाइट के पेजेस जो कीवर्ड्स रिलेटेड हैं, जैसे ये डॉग फूड है, इट कम्स ऑन द टॉप, ठीक है ना? ठीक है। या तो तो बेसिकली पहला कॉन्सेप्ट है कीवर्ड रिसर्च में कीवर्ड वॉल्यूम। ये बेसिकली कुछ SEO टूल्स होते हैं। आपको कुछ SEO टूल्स का आइडिया है? थोड़ा बहुत आइडिया है कि जैसे टूल जैसे होते हैं जिससे हम लोग जैसे अपना। जैसे सेमरश, Ahref, उबर सजेस्ट, ये पेड SEO टूल्स हैं। इनके फ्री वर्जन्स हैं, बट फ्री वर्जन्स में इतने नहीं होते उसमें फीचर्स। अब जैसे ये सेमरश का मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। अगर आप इमेज देखें तो ये बेसिकली why isn't this going down? तो इसमें 135,000 डॉग फूड का सर्च आ रहा है, इन अमेरिका। और मतलब कि यानी एक साल में 135,000 लोगों ने सर्च किया डॉग फूड को इन अमेरिका। फिर इसका ग्लोबल वॉल्यूम भी है कि इंडिया में, UK में, आ, ठीक है ना? और साथ नीचे इसका एक और मेट्रिक भी है, कीवर्ड डिफिकल्टी, ठीक है ना? दैट्स द सेकंड मेट्रिक। तो तो व्हाट इज कीवर्ड डिफिकल्टी? दिस शोज कि ये 100 से 0 to 100 होता है। 100 का मतलब है कीवर्ड डिफिकल्टी कम है, 100 का मतलब है कि बहुत ज्यादा है। और आ, ये बेसिकली है कि वेरी इजी इजी। बेसिकली कीवर्ड डिफिकल्टी का कॉन्सेप्ट ये है कि SEO में कॉन्सेप्ट होता है कंपेरेटर्स का, कि मतलब अगर आप रैंक करना चाह रहे हैं किसी कीवर्ड पे अपने वेबसाइट को, तो और लोग भी कर रहे हैं, आपके जो कंपेरेटर्स हैं। बट अगर कंपेरेटर्स की वेबसाइट्स बहुत स्ट्रांग है, यानी अगर उनकी डोमेन अथॉरिटी स्ट्रांग है, यहाँ एक कॉन्सेप्ट आ जाता है डोमेन अथॉरिटी का, आ, कि अगर उनकी डोमेन अथॉरिटी बहुत स्ट्रांग है तो आप उनसे compete नहीं कर सकते अगर आपकी नई साइट है, बिकॉज वो पहले ही एस्टेब्लिश्ड है। उनके पास बैक लिंक्स जी। भी हैं। उनके पास बैक लिंक्स भी हैं। मतलब इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इधर। तो
या सो कीवर्ड डिफिकल्टी में ये होता है कि बेसिकली व्हाट अफेक्ट्स कीवर्ड डिफिकल्टी इन एसईओ, जो डोमेन अथॉरिटी हाई साइट्स होते हैं, डोमेन अथॉरिटी एक मतलब एक मेट्रिक है जो एसईओ टूल यूज करते हैं कि भी एक वेबसाइट कितनी स्ट्रांग है एसईओ रैंकिंग वाइज, यानी उनके उस वेबसाइट से रिलेटेड वो अपने इंडस्ट्री में अपने नीश में किन कीवर्ड्स में बहुत हाई रैंक करते हैं, वो हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट्स होती हैं। और उनमें सबसे पावरफुल बात ये होती है कि उनके पास बैकलिंक्स होती हैं, यानी लोग अपने पेजेस पे लिंक देते हैं उनके कंटेंट का, ठीक है ना, बिकॉज दे थिंक के इनका कंटेंट बहुत अच्छा है। आ, तो तो अगर एक कीवर्ड है, उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत हाई है, उसका मतलब है कि उस कीवर्ड पे आ, बहुत अच्छी डोमेन अथॉरिटी वाली साइट्स पहले ही रैंक कर रही हैं, एंड बिकॉज यू आर अ न्यू साइट यू वॉन्ट बी एबल टू कम्पीट विद देम। तो इसलिए इफ यू आर अ न्यू साइट, आपको हाई वॉल्यूम हाई कीवर्ड डिफिकल्टी कीवर्ड्स को टारगेट नहीं करना चाहिए, आपको टारगेट करना चाहिए मीडियम वॉल्यूम, बिकॉज हाई वॉल्यूम की कीवर्ड डिफिकल्टी भी हाई होगी। तो यू शुड टारगेट मीडियम वॉल्यूम एंड मीडियम कीवर्ड डिफिकल्टी कीवर्ड्स। इंशाल्लाह आपको कुछ समझ आई है आपको जी सर, आ रही है, I'm trying. जी सर मुझे एक बात पूछनी है कि जी ये जी। जो डोमेन अथॉरिटी है इसकी कितनी परसेंटेज वैल्यू जो हो तो एक ऑथेंटिक वेबसाइट मानी जाएगी या अच्छा उसको समझा जाएगा हेल्थ वाइज? उसकी डोमेन अथॉरिटी की मैं वो डिफरेंट उसके हैं, बल्कि मैं ये साथ खोल ही लेता हूँ, मेरे पास ऊबर सजेस्ट का पे टूल है। लेट मी ओपन ऊबर सजेस्ट और मैं आपको दिखाता हूँ उसका। ओके, सो ये आपको ऊबर सजेस्ट नजर आ रहा है? जी। या ओके, तो हम इधर डाल देते हैं डॉग फूड, ठीक है। एंड ये ऊबर सजेस्ट ये नील पटेल का टूल है, रिलेटिवली cheaper than Ahrefs and SEMrush, ये पेड टूल है। तो ये बेसिकली आप देखेंगे इसका सर्च वॉल्यूम आ रहा है 201,000 इन अमेरिका, एंड एंड इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी आ रही है 62, विच इज रिलेटिवली हाई। इसका मतलब है कि इस पे अगर आप अपने वेबसाइट रैंक करना पड़ेगा, आपको compete करना पड़ेगा with already established websites, and तो तो बेसिकली ये तो कीवर्ड की आ गई ना, डिफिकल्टी आ गई। हाँ एक ये जो तो आपकी वेबसाइट है ना, वेबसाइट की जो आप डोमेन की अथॉरिटी है, जी जी क्योंकि जी। वो जब भी समर्श वगैरह खोले ना तो वो एक फर्स्ट उसका जो कॉलम आ जाता है उसमें वो यही देते हैं। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कितने परसेंटेज आपका हो तो थोड़ा रिलैक्स हो बंदा कि ये जी आपकी वेबसाइट हेल्दी है या इस फ्रूटफुल है, कुछ उस पे आप एसईओ का और इनपुट दो तो रैंक कर सकती है, कितनी परसेंटेज वाली की इट डिपेंड्स कंसिडर कि की आप जा सकती है? इट डिपेंड्स है कि आपके कंपेटिटर्स की कितनी आपके जो बिजनेस में मेन कंपेटिटर्स हैं उनकी कितनी हाई है। हाँ हाँ सही, यानी कि पहले हम कंपैरिजन करें अपने कंपटीटर्स के साथ हाँ, फिर डिसाइड होगा। बिकॉज अगर आपके कंपेटिटर्स की डोमेन अथॉरिटी बहुत हाई है हम्म। और आपकी बहुत लो है, तो फिर सिर्फ कंटेंट हाई क्वालिटी कंटेंट की बेस पे आप उनसे compete नहीं कर सकेंगे, बिकॉज हम्म। एसईओ के और बहुत मेट्रिक्स है ना, जैसे बैकलिंक्स हैं, जैसे दो, मेरा टेक्निकल। मैंने जो अभी तक सीखा कि दो चीजें हैं। एक आपके वेबसाइट पे कंटेंट जिसमें उनकी ब्लॉग पोस्ट या आपके सोशल कैंपेनिंग वगैरह करोगे वो आ गया। जी जी, सेकंड उनके बैक लिंकिंग। बिल्कुल मैं अभी बैकलिंक तक जो दो चीजों को समझ सकी हूँ कि दो चीजों से ही स्टैंड करती है, पिलर्स कह लो उसके एसईओ के, बेसिक बेसिकली दो चीजें। बेसिकली एसईओ रैंकिंग फैक्टर्स तो कोई 100 से ऊपर है, ठीक है ना। हम्म। मतलब इवन पेज वेबसाइट पेज स्पीड इज
रैंकिंग हाँ फैक्टर, जी, वो यूजर भी है। एक्सपीरियंस इज अ रैंकिंग फैक्टर। फिर एक कॉन्सेप्ट आया टॉपिकल अथॉरिटी का। एंड अच्छा। टॉपिकल अथॉरिटी का मतलब ये है कि आप जिस नीश और इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, आर यू राइटिंग कंटेंट फॉर ऑल द क्लस्टर्स, फॉर ऑल द सब टॉपिक्स, ठीक है ना? तो अगर आपका कंपेटिटर विद इन योर नीश एंड इंडस्ट्री हर सब टॉपिक पे ब्लॉग्स लिख रहा है, तो फिर गूगल उसको उसकी आपके कंपेटिटर की वेबसाइट को टॉपिकल अथॉरिटी समझेगी और आपको नहीं समझेगी, ठीक है मीन्स ना? यानी कि वो पूरी इंडस्ट्री को लेके जा रहा है कि उस कंपटीशन नहीं देख रहा, या सिर्फ अपनी सर्विसेज को नहीं डिफाइन कर नहीं रहा। नहीं नहीं, इन विच नीश एंड इंडस्ट्री आप ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है ना? मतलब आपको हम्म। एग्जांपल दें, आप मतलब आप किस नीश इंडस्ट्री में लिखती हैं? मैं कंस्ट्रक्शन पे आजकल लिख रही हूँ, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो होते हैं ना, ये ठीक है, अब आप क्रेन्स वगैरह, उनकी ठीक सेलिंग है। अब आप कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में लिख रही हैं ना, अब उसमें कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में कई सब टॉपिक्स बनते होंगे। क्या सब उनके टॉपिक्स बनते हैं? इक्विपमेंट्स हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, लाइक बेसिक लाइक उनकी लाइक सेलिंग। लाइक अगर मैं आपसे पूछूं कि विद इन कंस्ट्रक्शन, जिस जिस नीश में आप ऑपरेट कर रही हैं, इसमें कितने सब टॉपिक्स बन सकते हैं? अब कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को सेल कैटेगरीज। करते हैं, हम सेल करते हैं वो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ना, लेकिन हम उनकी तो मेंटेनेंस भी बता सकते हैं, टिप्स तो वगैरह मेरा कि मतलब किस है कि तरह। अगर आपको उससे कोई पूछे कि जी हम अगर कैटेगरीज बनाना चाहें कंटेंट के लिए, ब्लॉग्स के लिए, तो कितने बन हम्म, सकते हैं कैटेगरीज? तो काफी ज्यादा है कि इक्विपमेंट, हर इक्विपमेंट की बेस पे भी। लेकिन चलें जर्नलाइज कर लें, जैसे मैंने पहले बताया कि उनकी परफॉर्मेंस को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, जी जी। उनकी मेंटेनेंस आ गई, और सेफ्टी मेजर्स जो उनको वर्कर्स डील कर रहे हैं, तो अंदाजन ऑपरेटर्स। कितने सब टॉपिक्स हो जाएंगे? 15-20 आप कर सकते हैं इजीली। ठीक है ना? पर ये तो मेरी अपनी कंपनी से होगा ना, कि मैं अपनी कंपनी की बातें बताऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मगर नहीं नहीं, मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। यानी अगर कंपेटिटर्स और आप दोनों 15-20 सब टॉपिक्स भी कंटेंट लिखेंगे ना, ब्लॉग्स लिखेंगे, अच्छा। ठीक है? अब बात यह है कि अगर आप, इफ देर आर 15 to 20 सब टॉपिक्स इन योर हम्म, नीश, इन योर इंडस्ट्री, और आपका कंपेटिटर 20 के 20 पे लिख रहा है और अगर आप सिर्फ 7-8 पे लिख रहे हो, then सही। the Google algorithm will consider your competitor the topical authority. हाँ, यानी कि वेरिएशन जितनी ज्यादा कोई दे रहा है इंफॉर्मेशन में। हाँ बिल्कुल, ये मेरी एक क्लास हो भी चुकी है टॉपिकल अथॉरिटी पे, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जूम क्लास रिकॉर्डेड भी है उस पे, तो वो आप वीडियो हम्म, भी देख सकती हैं टॉपिकल अथॉरिटी का, सही। ठीक है? थैंक यू। तो इंशरा, आर यू फॉलोइंग दिस? इंशरा है अभी भी? सर हेलो? आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं म्यूट पे थी। मैं बोल रही थी कि आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस एंड अभी द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग टू ग्रास्प ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स, नहीं नहीं नहीं, लाइक अ आप लॉट आप बट आई क्वेश्चन एम दरमियान में आप पूछ सकती हैं, आप आपके कोई भी अगर आपका नहीं नहीं, क्वेश्चन मुझे हो। अभी समझ सब कुछ आ रहा है, जितना कुछ आप लोगों ने भी डिस्कस किया है वो सबको समझ आ रहा है, तो ओके अभी आई एम जस्ट ट्राइंग टू अब्सॉर्ब थिंग्स ओके फर्स्ट। ओके ओके, या श्योर श्योर। एंड दिस इज बीइंग रिकॉर्डेड, तो आप रिकॉर्डिंग देख के भी बाद में क्वेश्चंस पूछ सकती हैं ग्रुप में, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके सर, थैंक यू सर, हाँ ठीक है ना? थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है। अब तो अब या सो एंड देन कीवर्ड्स में भी देयर आर कीवर्ड डिफिकल्टी, हमने कुछ डिस्कस कर लिया है। So keywords may be, there are basically two types. There are primary keywords and there are secondary keywords. And बेसिकली प्राइमरी कीवर्ड आपके वेबसाइट पेज पे या ब्लॉग में एक या दो होने चाहिए, नॉर्मली एक ही होता है। सेकेंडरी कीवर्ड्स अप टू लाइक फ्रॉम 4 to 10 आप ऐड कर लेते हैं। एंड सेकेंडरी कीवर्ड्स आर बेसिकली रिलेटेड टू योर प्राइमरी कीवर्ड, और वो ज़रा लॉन्ग टेल होते हैं। प्राइमरी रिलेटिवली शॉर्ट टेल होते हैं। सो let's go back to um, the Uber suggest tool। तो हमने प्राइमरी कीवर्ड डाला था डॉग फूड, एंड जो सजेशंस दे रहा है आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का, कीवर्ड आइडियाज ऊबर सजेस्ट जो है, दैट्स डॉग फूड, ब्लू बफलो,
डॉग फूड, अब ये क्योंकि हमने अमेरिका का किया है तो वो अमेरिका का कर रहे हैं। इसमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, व्हाट डॉग फूड इज बेस्ट, और इसका वॉल्यूम भी वो शो कर रहे हैं 18.1 के। हाउ मच डॉग फूड शुड माई डॉग ईट। तो ये आप मतलब जब आप कोई ब्लॉग लिख रहे होते हैं या वेबसाइट कंटेंट लिख रहे होते हैं, तो आप ये टूल देख के यू डिसाइड कि एक तो हमने प्राइमरी कीवर्ड कौन सा रखना है जो हमारा बेसिक कीवर्ड होगा जो हम हेडिंग्स में भी डालेंगे, और हमने सेकेंडरी कीवर्ड्स कौन से यूज करने हैं जो हम आगे पैराग्राफ्स में यूज करेंगे उसको बेहतर एक्सप्लेन करने के लिए। और आप यू ट्राई टू यूज दोज कीवर्ड्स जिसका वॉल्यूम हाई हो और कीवर्ड डिफिकल्टी कम हो। पर नॉर्मली हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स के कीवर्ड डिफिकल्टी भी हाई होती है, तो यू चूज इन बिटवीन, आप मीडियम दोनों चूज करते हैं। तो एनी क्वेश्चन ऑन दिस? एक मुझे क्वेश्चन है ये कि अब जैसे जिसकी डिमांड ज्यादा है, जितना ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं उसका भी डिफिकल्टी लेवल भी ज्यादा है, जी जी तो हम अगर इस ऑप्शन की तरफ जाते हैं कि लॉन्ग टेल कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया कि चलें जिसको डिफिकल्टी कम हो, कंपटीशन कम हो, जी जी। लेकिन इसका ये भी तो है कि ट्रैफिक भी उस कीवर्ड से रिलेटेड कम ही आएगी, मगर तो ड्रॉबैक नहीं है ये? मगर बहन वो कन्वर्जन ज्यादा होती है लॉन्ग टर्म कीवर्ड की। यानी अ, कि लॉन्ग टेल कीवर्ड, जैसे अब जैसे लॉन्ग टेल कीवर्ड इधर है ना, क्वेश्चंस, व्हाट डू डॉग फूड इज बेस्ट, हाउ हम्म, मच डॉग फूड शुड। जो बंदा ऐसे क्वेश्चन से आपके पेज पे आता है ना, उस पर हम्म, चांसेस भी ज्यादा हाई होते हैं कि ये आपका प्रोडक्ट लेगा, बिकॉज इज मोर सही। इंटरेस्टेड। हाँ ठीक हाँ, है वो ना? उस ज्यादा कन्फाइन कर लिया उसने अपने कीवर्ड को, या ज्यादा बेहतर तरीके से समझ रहा है वो, हाँ बिल्कुल। जो एक तो जर्नल। या जी। तो इसका तो इवन दो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की वॉल्यूम कम होती है बट उसकी कन्वर्जन रेट हाई होती है। देयर आर हम्म, मोर चांसेस कि वो आपकी सर्विस ले। ठीक है ना? तो ये हो गया। आ, अब लेट मी गो बैक टू द स्लाइड। तो ठीक है ना? अब थोड़ा सा अब हम आगे बात करते हैं सर्च इंटेंट का। सिद्रा, आपको कुछ आइडिया है सर्च इंटेंट का? नहीं, सर्च इंटेंट का नहीं पता। हाँ ओके। अब कीवर्ड्स भी जो होते हैं ना, देर लाइक उनकी इंटेंट डिफरेंट होती है। कुछ होते हैं नेविगेशनल, इसको एसईओ स्पेशलिस्ट ने कैटेगरीज बनाए हुए हैं। नेविगेशन, आप ये देख सकते हैं ना स्लाइड? सेम स्लाइड है अभी तो। ये नेविगेशन इंटेंट वाला नहीं आ रहा? नहीं नहीं, वो आपका ऊबर सजेस्ट हुई अभी विंडो। ओके ओके ओके, यार लेट मी चेंज इट देन। या अब आ रहा है? जी। हाँ ठीक है। तो इसको मैं हाँ या सो बेसिकली देर आर फोर टाइप्स ऑफ सर्च इंटेंट, एंड इसमें आ जाता है नेविगेशनल, इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल एंड ट्रांजैक्शनल। नेविगेशनल क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल इफ यू राइट Subaru's वेबसाइट, यानी द यूजर इज सर्चिंग फॉर अ स्पेसिफिक वेबसाइट। इंफॉर्मेशनल होता है व्हाट्स अ गुड कार, यानी द यूजर इज सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन ऑन अ टॉपिक। कमर्शियल जो होता है वो होता है फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस। सुबरू वर्सेस निसान, यानी इंफॉर्मेशनल से वो एक स्टेप आगे चला गया। इंफॉर्मेशनल में वो सिर्फ पूछ रहा है, मतलब कीवर्ड डाल रहा है गूगल के सर्च बॉक्स में कि व्हाट्स अ गुड कार। कमर्शियल में वो आगे चला गया, वो दोनों कार्स को कंपेयर कर रहा है। और ट्रांजैक्शनल क्या है? दैट इज द लास्ट स्टेज कि वो कीवर्ड लिख रहा होता है बाय सुबरू फोरकास्टर, यानी वो एक स्पेसिफिक कार तक पहुंच गया है। अब यू नो व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट कि हम देखें कि कीवर्ड किस टाइप का है? बिकॉज आप जो आपने कीवर्ड वो यूज करना है जो आपके ब्लॉग या वेबसाइट पेज से रिलेटेड हो। ठीक है ना? अगर आपका
ब्लॉग जनरल है, it's just a general article on the niche or industry. Then you use a informational keywords, ठीक है ना, आप informational keywords यूज करते हैं। आपने अगर अपने ब्लॉग में ये लिखना है कि हम बाकियों से कैसे बेहतर हैं प्रोडक्ट्स में, व्हाट स्पेशल अबाउट अ प्रोडक्ट, फिर आप कमर्शियल कीवर्ड यूज करते हो, इस टाइप के कीवर्ड्स आप यूज करते हो। और और अगर आप और आपका ब्लॉग, अगर ब्लॉग या वेबसाइट पेज बहुत आपके प्रोडक्ट की डिटेल्स में जा रहा है, जिसमें सिर्फ आपके उस प्रोडक्ट में वो खास चीज है, देन यू यूज ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। आप दोनों को कुछ समझ आई? सिद्रा और इंशरा। जी, मैं एक ये पूछना चाहूंगी कीवर्ड से रिलेटेड ना, एक ये बात भी है कि हाउ टू या व्हाट अबाउट इस टाइप के सेंटेंसेस से फ्रेजेस जो हैं वो ज्यादा रैंक करती हैं, या कुछ नंबर्स आप, या जैसे कह लें कि 10 टिप्स टू एक्सेल इन दिस फील्ड, या कुछ इस टाइप की स्टेटमेंट हो, कुछ टिप्स आ वो जाए, एक्चुअली वो नंबर्स आ एक्चुअली जाएं। वो एक्चुअली ये भी होता है ना कि अगर आपके वेबसाइट पेज या ब्लॉग में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आपने देखा होगा, अक्सर लोग लिखवाते हैं। हम्म। उसमें क्या होता है कि अगर आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में ये जो कीवर्ड टूल्स हैं, जैसे ऊबर सजेस्ट मेरा है, अगर आप वही रिलेटिवली हाई वॉल्यूम क्वेश्चंस लिखे ना फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के हेडिंग देख के, तो उसमें बहुत आपका रैंक कट जाता है, कि अगर आप वो एग्जैक्ट क्वेश्चन और उसका आंसर दे रहे हैं। ठीक है, ये भी एक ट्रुथ है कि क्वेश्चंस की फॉर्म में या नंबर्स की या फॉर्म बिकॉज में। पीपल आस्क दैट, पीपल डू एक्चुअली, मतलब जैसे नंबर्स का कैसे कंसिडर, चलो क्वेश्चन तो एक आम जर्नल मैन बंदा हुआ जो भी बैठेगा तो जी जी। क्यूरी डाल सकता है, लेकिन ये नंबर्स की बेस पे जो रैंकिंग है, नंबर्स की बेस पे क्या मतलब? जैसे 10 टिप्स पे प्रोफेशनल डेवलपमेंट, अब ये 10 टिप्स पे आपने अगर ब्लॉग लिखा है या आर्टिकल लिखा है तो जी वो रैंक करेगा, कुछ इस टाइप की बातें सुनी हुई है मैंने। नहीं, अरे। डेफिनेटली ये जो इस टाइप के ब्लॉग्स होते हैं ना कि 10 टिप्स टू डू दिस, वो इसलिए रैंक करते हैं बिकॉज वो विद इन दैट ब्लॉग वो हर क्वेश्चन को आंसर कर रहे होते हैं। बिकॉज 10 टिप्स का मतलब क्या है कि आप उस हम्म। टॉपिक के 10 फीचर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और सही। लोग उन 10 के 10 फीचर्स को इंडिविजुअली सर्च कर रहे होते हैं, और हम्म। आप क्योंकि वो 10 के 10 एक ही ब्लॉग में डाल देते हैं, इसलिए वो 10 के 10 लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आ रहे होते हैं उस ब्लॉग में, और इसलिए वो रैंक करता है। सही। तो बात समझ आई? थैंक यू। डू अब क्लियर होगा यू अंडरस्टैंड द ये। लॉजिक? जी जी। बिकॉज वो परफेक्टली। 10 टिप्स में एक्चुअली 10 लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आ रहे हैं जिसको आप हिट कर रहे हैं, मतलब जिसको यूज हम्म। कर रहे हैं आप, सो दैट्स द रीजन व्हाई। तो ये इंशरा, यू फॉलोइंग अस? इंशरा, यस सर। हाँ, कुछ समझ आ रही है? यस सर, मेरा नेट थोड़ा सा लैग कर रहा है तो आपको मेरी आवाज देर से आएगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो यू कैन ऑलवेज कम बैक। तो हाँ, ओके सर। ये शायद कुछ मिनट तक ये बंद हो जाए, बिकॉज ये आधे घंटे की देता है जूम रिकॉर्डिंग। तो देन आपने करना ये है कि उस अगर ये बंद हो जाए तो आपने कुछ सेकंड बाद उस लिंक को फिर खोल देना है, तो क्लास फिर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? ओके सर। या ठीक है। तो अब बेसिकली सर्च इंटेंट को समझने के लिए कीवर्ड यू हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केटिंग फनल। अब मार्केटिंग फनल का क्या मतलब है कि um, एक जो जो सर्चर है, जो ऑनलाइन सर्च कर रहा है प्रोडक्ट्स को, वो बेसिकली वो 3 स्टेजेस में होता है: अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन। अवेयरनेस में वो बेसिकली उस नीश या इंडस्ट्री को एक्सप्लोर कर रहा होता है, और उसके लिए वो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स यूज कर रहा होता है। कंसिडरेशन स्टेज में वो कमर्शियल कीवर्ड यूज कर रहा होता है, मतलब अवेयरनेस स्टेज में वो यूज कर रहा होता है हाउ टू टाइप कीवर्ड्स।
ठीक है ना, when he's just trying to learn about that niche or industry. Consideration stage में वो ढूंढ रहा होता है बेस्ट कीवर्ड रिसर्च टूल्स, यानी बेस्ट, यानी वो कंपैरिजन स्टेज में आ जाता है कि अवेयरनेस स्टेज में तो समझ रहा होता है ना कि ये नीश इंडस्ट्री है क्या। कंसिडरेशन स्टेज में वो कंपैरिजन कर रहा होता है प्रोडक्ट्स पे, उसके लिए वो कीवर्ड्स बेस्ट टाइप यूज करता है, अवेयरनेस में वो हाउ टाइप, और कन्वर्जन में वो एग्जैक्ट आपके प्रोडक्ट का ढूंढ रहा होता है, जैसे सेमरश प्लान्स है। तो ये कुछ समझ आई मार्केटिंग फनल और सर्च इंटेंट का आपस में कनेक्शन? हाँ सिद्धा, ये समझ आई? जी जी। Do you understand? मार्क मार्क Do you understand the link between search intent of a keyword and the marketing funnel? मार्केटिंग फनल का नहीं, इस तरह से ये जो आप बता रहे हैं तो चलें, अवेयरनेस कंसिडरेशन। बेसिकली जो कस्टमर मार्केटिंग फनल की अवेयरनेस स्टेज पे होता है, वो हाउ टू टाइप कीवर्ड्स लिख रहा होता है गूगल सर्च पे। हम्म। यानी कि वो वही। बेसिकली कस्टमर एक फेज के थ्रू जा रहा होता है, पहले वो इंडस्ट्री पर रिसर्च कर रहा होता है, ताकि उसको पता चले कि ये, जैसे आपका कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, पहले देख रहा होता है कि भी व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, ठीक है ना। सेकंड स्टेज होता है कंसिडरेशन का, जिसमें वो कंपेयर करता है कंपेरेटर्स को, ठीक है ना, जिसके लिए वो बेस्ट कीवर्ड या बेस्ट कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट टाइप कीवर्ड्स लिख रहा होता है। और कन्वर्जन में वो एग्जैक्ट आपकी कंपनी के बारे में कीवर्ड्स लिख रहा होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली मार्केटिंग फनल में ये होता है कि अवेयरनेस में आप उस इंडस्ट्री को समझ रहे होते हैं, कंसिडरेशन में आप कंपेयर कर रहे होते हैं कंपनीज को जो उसी प्रोडक्ट को बेच, और कन्वर्जन में आप उस इन डिटेल एक खास कंपनी को आप कर रहे होते हैं। तो कीवर्ड्स भी उस हिसाब से होते हैं, हाउ टू, बेस्ट, और फिर एग्जैक्ट, मतलब आपका कंपनी का नाम लिख के जो कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। नाउ व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? बिकॉज अब मार्केट फनल यानी कि जैसे अवेयरनेस लेवल पे ज्यादा लोग होंगे, कंसिडरेशन पे थोड़े से कन्फाइन होते जाएंगे क्योंकि वो ज्यादा लोग नहीं होंगे जो इस बेस्ट टूल को जानते होंगे। इस तरह से आपको रिलेट करना चाह रहे हैं? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि बेसिकली यू राइट कंटेंट टू अट्रैक्ट ऑल थ्री, यू ट्राई टू जी जी। टारगेट, यू हाँ ट्राई जी, यू टारगेट तो। आपने और आपके ना तीनों के लिए कंटेंट अलग होना चाहिए, जी जी। और उसमें सही। आप चाहे वेबसाइट पेज हो चाहे ब्लॉग हो, और आपने कीवर्ड्स भी डिफरेंट यूज करने हैं तीनों में, जी जी, ऐसे ही। ठीक है ना। यानी कि अगर आप उन कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं जो अभी अवेयरनेस स्टेज में है, जो सिर्फ उस अभी नीश और इंडस्ट्री को समझ रहे हैं, फिर आपने हाउ टू टाइप कीवर्ड ज्यादा यूज करने हैं उस वेबसाइट पेज या ब्लॉग पे, ठीक है। कंसिडरेशन और कंसिडरेशन स्टेज में आपने जो कस्टमर्स कंसिडरेशन स्टेज उनके लिए आपने कंपैरेटिव वर्ड्स यूज करने हैं, बेस्ट, व्हाई इज आवर प्रोडक्ट द बेस्ट, इस टाइप कीवर्ड्स को, ठीक है ना। और जो आपके कस्टमर्स कन्वर्जन स्टेज में हैं, जिन्होंने फैसला कर लिया है कि उन्होंने जी, आपके मेच्योर प्रोडक्ट, कस्टमर कह सकते हैं। हाँ अच्छा, तो मैं इससे एक बात पूछना चाहूंगी। जी और जी, ये तीन तरह के आप कंटेंट बता रहे हैं, तो एक ब्लॉग पोस्ट, एक वेबसाइट के लिए आप जो ब्लॉग्स या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इसमें कितनी परसेंटेज किसके लिए होनी चाहिए? अवेयरनेस लेवल के भी कितना परसेंट आपको लिखना चाहिए, और स्पेसिफिक होके भी, और एक कंपनी के स्पेसिफिक, इस फनल्स के डिफाइन थोड़ा किया जा सकता है परसेंटेज से? मेरे ख्याल में इक्वल होना चाहिए कि आपको तीनों को इक्वली टारगेट करना चाहिए। मतलब अगर मैं स्ट्रैटेजी सही। बनाऊंगा, यानी इफ आई एम द कंटेंट मैनेजर और द डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, मैं तीनों कंटेंट इक्वल बनाऊंगा ताकि मैं तीनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दूं। मर्ज भी किया जा सकता है। अब जैसे अवेयरनेस में आ गया, हाउ आ गया, उसके अंदर ही आप और चीजों को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्टार्टिंग एक लेके जर्नल से उसको रिफाइन भी कर सकते हैं। हाँ, एक आप ही। इफ यू वांट तो आप और कीवर्ड्स भी डाल सकते हैं, यानी अवेयरनेस टाइप का जो ब्लॉग है उसमें आप आ, मगर उसमें जो प्राइमरी कीवर्ड है, यू नो
वो चाहे वेबसाइट ब्लॉग या वेबसाइट, प्राइमरी कीवर्ड एक कैटेगरी का होना चाहिए, और फिर सेकेंडरी सही। कीवर्ड्स भी अकॉर्डिंग होने चाहिए। यानी योर कंटेंट शुड हैव अ ब्लॉग, your blog or website page should have a मतलब you should know कि हम किस टाइप के कस्टमर्स को, मतलब एक कॉन्सेप्ट यूज होता है टारगेट ऑडियंस, ठीक है ना, कि मतलब आप जो वेबसाइट पेज लिख रहे हैं या ब्लॉग लिख रहे हैं उसका आपका ऑडियंस कौन सा है, मतलब हु आर यू ट्राइंग टू अट्रैक्ट। और वो मार्केटिंग फनल ये कहता है कि बेसिकली तीन कैटेगरीज के कस्टमर्स होते हैं, कुछ अवेयरनेस स्टेज पे, कुछ कंसिडरेशन में और कुछ कन्वर्जन में। तो क्या आपने कोई लेक्चर दिए हैं इस पे कि आपने अपनी जो प्रोडक्ट है या कंपनी है उसका टारगेट ऑडियंस कैसे डिफाइन करनी है, आउटलाइन करनी है कि कौन टारगेटेड हो सकते हैं? मैंने एक्चुअली जो मैंने ये पहले 3 क्लासेस रिपीट करनी थी, उनमें से एक क्लास सर्च इंटेंट का था, वो पहले 3 एक्चुअली रिकॉर्ड नहीं हुई थी क्योंकि वो पहले हम गूगल मीट पे कर रहे थे और गूगल मीट में फ्री रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं था, एंड देन रिकॉर्डिंग ऑप्शन को यूज करने के लिए वी शिफ्टेड फ्रॉम गूगल मीट टू जूम। तो इसीलिए वो फिर जो स्टूडेंट्स बाद में जिन्होंने ज्वाइन किया, जिन्होंने पहले 3 अटेंड नहीं किए, उसकी रिकॉर्डिंग्स भी नहीं थी, तो उनको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। देन आई डिसाइडेड, तो वो एक जो लेक्चर हुआ था सर्च इंटेंट और मार्केटिंग फनल का, वो वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, एंड दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग इट, और हम इसको मजीद अगले क्लास में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू। तो तो बेसिकली, और इसके लिए ये भी कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल एंड बॉटम ऑफ द फनल। टॉप ऑफ द funnel awareness, and middle of the funnel consideration, and bottom of the funnel, तो वो भी एक यू नो यूज होते हैं। और ये फर्दर इन्होंने बताया हुआ है कि टॉप ऑफ द फनल बेसिकली people become aware of the problem you can solve, middle of the funnel prospects want a solution and consider their options, bottom of the funnel prospects decide on a solution and become customers। तो वो उसने अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन को एक और भी तरीका है समझने का, कि टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल एंड बॉटम ऑफ द फनल। ये सीधा कुछ समझ आई फनल का कैसे कनेक्शन है? जी जी, ये और बिकॉज वो क्लियर बेसिकली है। उसकी वजह ये है कि अब मतलब कंटेंट मार्केटिंग भी एक पूरी फील्ड हो गई है, एंड विद इन कंटेंट मार्केटिंग कंटेंट स्ट्रेटजी का कॉन्सेप्ट है, और कंटेंट स्ट्रेटजी बनाते वक्त आप अपना टारगेट ऑडियंस डिफाइन करते हैं कि आम, हम अपने कंटेंट, हमारे कंटेंट जो भी हम लिख रहे हैं, ब्लॉग्स हैं या उसका हमारा ऑडियंस क्या है, हु आर वी ट्राइंग टू अट्रैक्ट, और हमारे कंपेटिटर्स कौन है, कौन से ब्लॉग्स हमसे हाई रैंक कर रहे हैं। और बट उसमें एक और चीज़ भी है कि कंटेंट राइटर को बाकी रैंकिंग फैक्टर्स का भी पता होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम कंटेंट क्वालिटी, ताकि अगर डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर या सीईओ कहे कि जी कंटेंट रैंक नहीं कर रहा और आपका कंटेंट अच्छा है, यू शुड टेल देम कि जी आपके बाकी फैक्टर सही नहीं है, आपकी डोमेन अथॉरिटी वीक है, आपके बैकलिंक्स वीक हैं, सो डोंट ब्लेम अस, डोंट ब्लेम द कंटेंट राइटर। इसलिए वो बड़ा ज़रूरी है। चलिए, ये कह रहा है कि लेस जी। देन 1 मिनट में ये ख़त्म हो जाएगा, तो आपने बस कुछ सेकंड बाद उस लिंक को फिर क्लिक कर देना और फिर क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू। तो चंद सेकंड रह गए हैं। अब देखो ना, अब इसने दिया हुआ, हेयर्स एन एग्जांपल ऑफ द मार्केटिंग फनल इन एक्शन। टॉप ऑफ द फनल क्या है? समवन रीड